आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समन्वय की आवश्यकता, महत्व अथवा उसके लाभ की, नीड, इम्पॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। समन्वय प्रबंध का केवल एक कार्य ही नहीं है अपितु प्रबंध का सार भी है। जो समन्वय है वो प्रबंध का केवल एक कार्य ही नहीं बल्कि उसका सार भी है। चाहे हम व्यवसाय के क्षेत्र में हो अथवा प्रशासन के क्षेत्र में हो या फिर खेल के मैदान के क्षेत्र में हो, सभी स्थानों पर समन्वय का बोलाबाला होता है। हमें हर जगह समन्वय की जो आवश्यकता होती है वो पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फुटबॉल के मैदान में जीतने वाली टीम है, अगर उस टीम में समन्वय नहीं होगा तो वो जो टीम है वो जीतने से पीछे रह जाएगी, वो टीम हार में परिणत हो सकती है। जो एक फुटबॉल की टीम है, अगर उसके जितने भी प्लेयर्स हैं सब में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में एक दूसरे से बैर है, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो टीम अगर जीतने वाली भी है तो भी वो हार में परिणत हो सकती है। इसलिए जो समन्वय है उसकी आवश्यकता हमें हर एक फील्ड में होती है, हर एक क्षेत्र में होती है। इसी प्रकार व्यवसाय के क्षेत्र में उत्पादक के विभिन्न साधनों में भी समन्वय न रहने पर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो अब हम बात करते हैं समन्वय के महत्व अथवा लाभ के कुछ प्रमुख स्तंभ की, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आदेश एवं निर्देशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। नंबर 2, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 3, उच्च कर्मचारी मनोबल, हाई मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर 4, प्रबंध के अन्य कार्यों की कुंजी, की टू अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 5, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, टू अचीव एंटरप्राइज गोल्स। नंबर 6, संघर्षों में कमी करना, टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड नंबर 7, मानवीय संबंधों पर बल देना, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिलेशन। एंड नंबर 8, अन्य, अदर्स। पॉइंट नंबर 1 की आदेशों एवं निर्देशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन। आदेशों एवं निर्देशों की एकता प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, किंतु इस सिद्धांत का पालन भी तभी किया जा सकता है जब उपक्रम के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है। जो लेवल है किसके, उपक्रम के, कोई भी एक उपक्रम है, जो भी उसके स्तर हैं, अगर प्रत्येक स्तर पर अधिकारों और उत्तरदायित्वों की जो व्याख्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, अगर उसको स्पष्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति को आदेश और निर्देश एक ही अधिकारी से प्राप्त होंगे। अगर वो चीज़ पहले ही क्लियर हो जाती है, पहले ही स्पष्ट हो जाती है, तो क्या होगा, जो एक उपक्रम में व्यक्ति कार्यरत है उस व्यक्ति को आदेश और निर्देश केवल एक ही अधिकारी से प्राप्त होंगे। और अगर ऐसा होगा तो आदेशों और निर्देशों का जो दोहरा प्रयास है, जो दोहरापन है, जो डुप्लीकेशन है, वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और जो साधन है, समय है, शक्ति है, उसका क्या होगा, सदुपयोग होगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक संस्था में विभिन्न जाति, धर्म तथा भाषा बोलने वाले एवं विचारधारा वाले व्यक्ति विभिन्न किस्म के कार्यों का निष्पादन करते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, एक संस्था में कोई भी व्यक्ति किसी जाति का भी हो सकता है, वो किसी धर्म का भी हो सकता है, वो किसी प्रदेश का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जिस भी संस्था में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो एक ही जाति के हों, एक ही प्रदेश के हों, ऐसा तो नहीं होता। और अगर वो कार्य कर रहे हैं, कार्य को समाप्त कर रहे हैं, उनका लक्ष्य सेम है, एक ही है, इन सभी के कार्य करने का तरीका एवं मस्तिष्क अलग अलग होता है। इस प्रकार उनके कार्यों में विविधता पाई जाती है, किंतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों की जो क्रियाएं हैं को एक सूत्र में पिरोया जाए, अर्थात समन्वय स्थापित किया जाए। जो व्यक्ति है, किसी भी संस्था में काम करने वाला है, अगर वो जाति, धर्म, विचार, प्रदेश और भाषा, इन सभी चीज़ों को बीच में लेके आता है, तो क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन है वो समाप्त हो जाएगा। और अगर उन लोगों से एक ही उद्देश्य को प्राप्त करवाना है, उन लोगों की मदद से एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सभी को एक सूत्र में पिरो के रखना पड़ेगा, ताकि जो समन्वय है वो स्थापित हो सके और जो उनके निर्धारित लक्ष्य हैं वो उनको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बात है पॉइंट नंबर 3 की, उच्च कर्मचारी मनोबल।
उच्च कर्मचारी मनोबल, हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। समन्वय द्वारा कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका मनोबल ऊंचा उठता है। जो समन्वय है उसके द्वारा जो कर्मचारी हैं उनको क्या है, कार्य की संतुष्टि प्राप्त होती है और उसी के कारण जो उनका मनोबल है वो क्या होता है, वो ऊंचा उठ जाता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमें अगर उस काम को करने में सफलता मिलती है तो हमारा जो मनोबल होता है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई पर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। फिर हमें लगता है कि यार हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आगे वाला काम भी बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें आपसी ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्तिगत विरोध एवं गंदी राजनीति बहुत कुछ सीमा तक समाप्त हो जाती है। उनमें पारस्परिक विश्वास और समझ बढ़ जाती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, प्रबंध के अन्य कार्यों की कुंजी। जो समन्वय है वो प्रबंध के अन्य कार्यों की कुंजी है। समन्वय प्रबंध के अन्य कार्यों जैसे नियोजन, संगठन तथा नियंत्रण आदि की कुंजी है। फॉर एग्जाम्पल, व्यावसायिक नियोजन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसके विभिन्न तत्वों में समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक हो जाता है। संघर्षों में कमी करना, टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों के विचार, कार्य करने की विधि, हित तथा व्यवहार में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो कोई व्यक्ति है वो जो संगठन में कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के विचार अलग होंगे, उस व्यक्ति की कार्य करने की विधि अलग होगी, हित अलग होंगे उसके, और व्यवहार में क्या होगा, फिर तो भिन्नता पाई जाएगी। विभागीकरण और विशिष्टीकरण, जो विभागीकरण है और विशिष्टीकरण है, इनके कारण जो भिन्नताएं होती हैं वो क्या होती है, वो बढ़ जाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण व्यक्तियों और समूहों में मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो समन्वय के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में एकता स्थापित की जा सकती है, क्योंकि समन्वय व्यक्तिगत समूहों अथवा विभागीय हितों में क्या है, स्थान पर उनके संस्थागत हितों की पूर्ति पर बल देता है। अगर उनमें कुछ भी ऐसी स्थिति होती है कि उनके बीच में कोई भी मतभेद जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो वो क्या होता है कि समन्वय के द्वारा उनको संभाल लिया जाता है। जो भी मतभेद की स्थिति होती है उसको वहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा? समन्वय के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं मानवीय संबंधों पर बल, एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिलेशन। समन्वय मानवीय संबंधों की महत्वता पर प्रकाश डालता है। किसी कार्य को करने का कुशल तरीका मालूम करना अपेक्षाकृत सरल होता है, किंतु कार्य को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर एक समिति के रूप में समन्वित ढंग से कराना वो कठिन होता है। जो मानवीय संबंध है उसकी जो महत्ता है उस पर प्रकाश डालता है कौन? समन्वय। और वो कहते हैं कि किसी कार्य को करने का जो कुशल तरीका मालूम होता है वो अपेक्षाकृत तो सरल होता है, लेकिन उसी काम को, उसी सरल तरीके को जब व्यक्तियों से कराना पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। उसको आसान करने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए होती है? समन्वय की। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉइंट 7 की, जो अन्य है, अदर्स। नंबर 1, समन्वय संस्था के प्रसादों के दुरुपयोग को रोकता है। जो समन्वय है वो एक संस्था है, संस्था के जितने भी साधन हैं अगर वो उनकी वेस्टेज हो रही है, वो वेस्ट हो रहे हैं, तो वो जो उनका दुरुपयोग है वो उनको क्या करता है? रोकता है। कौन रोकता है? समन्वय रोकता है। नेक्स्ट नंबर 2, समन्वय क्रियाओं के दोहराव को रोकता है। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था, हेडिंग नंबर 1 में बताया था, जो हेडिंग थी हमारी आदेशों और निर्देशों की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन, जो हेडिंग थी उसी में मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति एक संस्था में कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को जो आदेश और निर्देश हैं वो किससे प्राप्त होंगे? एक ही अधिकारी से। अगर उस व्यक्ति को आदेश और निर्देश एक ही अधिकारी से प्राप्त होंगे तो जो दोहरापन है, जो निर्देश और प्रयासों का जो दोहरापन है वो क्या होगा? वो समाप्त हो जाएगा। जो डुप्लीकेशन है वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब भी वही है कि समन्वय क्रियाओं के दोहराव को रोकता है। नंबर 3, समन्वय संतुलन स्थापित करता है। ये तो आप इन सबको पढ़ के, इन सबको समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट नंबर 4, समन्वय प्रबंध प्रक्रिया का आधार है। जो समन्वय है वो प्रबंध की प्रक्रिया का क्या है? आधार है।